तो मतलब 60 तो बागी ही नेता हैं, लगभग 60 से 70। वो सब चुनकर आए तो बागी का ही गवर्नमेंट फिक्स हो जाएगा। देखो ना, बागियों की सरकार बना देंगे। हाँ, मोहल्ले मोहल्ले में जब मीटिंग्स लगती हैं तो आपके मोहल्ले के 10 लड़कों के नाम दो, हम उनको एक के लिए कुछ जॉब देखेंगे। जब हर कोई आता है बोलता है, वो 10 लड़के अभी तक मुझे मिले नहीं जो कहीं काम लगे हों, काम पे लगे हों। अभी कोई भी सरकार आओ, कुछ भी आओ, हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। जो भी है हमारे फैमिली चलाने के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमको कोई सरकार से कुछ बेनिफिट तो है ही नहीं। पलटूराम होते हैं जैसे बिहार में करता है ना वो नीतीश कुमार, पलटूराम है वो। हाँ, वैसे ही इधर हो जाएगा। आपने कभी सुना था शिंदे का नाम? उसने 40 बागी बोला लिया और मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे नहीं चलता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का छुछड़ा हो गया है सब हमारे यहाँ। हमने वो ओनली पॉलिटिक्स में पढ़ा, लेकिन वो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट डन। कौन किस पार्टी में वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस इलेक्शन में भी देखिए, आज अभी ये छोड़ के जा रहा है, उधर इंडिपेंडेंट रह रहा है, कुछ पड़ रहा है, और अभी चुन के आएंगे तो कौन से पार्टी में जाएंगे ये भी लोगों को पता नहीं चल रहा है। हम महाराष्ट्र चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं। चुनाव है महाराष्ट्र में, 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। उससे पहले सबसे पहला हमने पड़ाव लिया सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग कोंकण में आता है, गोवा से लगा हुआ सटा हुआ इलाका है। 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, 3 में एक कुदाल हम लोग हो गए और कड़कवली भी हम लोग होकर आ गए। आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो जो तीसरी विधानसभा थी सावंतवाड़ी, इसके मार्केट में हम लोग आए हैं। और ये इस विधानसभा का सबसे खास चीज़ ये है कि ये गोवा से तो जुड़ा हुआ है ही, ये कोंकण का सबसे आखिरी हिस्सा पड़ता है, कोंकण जो क्षेत्र है वहाँ का। तो अब इस विधानसभा का राजनीतिक तौर पर ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी है और शिंदे गुट से भी बागी हुए हैं लोग, और ये भाजपा से भी बागी हुए हैं लोग, और शरद पवार के गुट से भी बागी हुए हैं। मैं आपको बारी बारी से बता देता हूं कि किस गुट से कौन से नेता हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग चुनाव हो गया, काफ़ी सारे लीडर्स हैं इस समय मैदान में। सबसे पहले शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उससे दीपक केसरकर हैं यहाँ से। उसके बाद यूबीटी मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उससे राजन तेली हैं। बीजेपी से बागी हुए हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, विशाल परब हैं, और अर्चना घारे परब हैं, वो शरद पवार गुट की हैं। वो यहाँ कोंकण रीजन की शरद पवार गुट की काफ़ी बड़ी नेता थी, अब वो बागी हुई हैं, चूँकि टिकट नहीं मिला तो वो बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं। लोगों का यहाँ कहना है कि जितने बागी हैं वो वापस में अगर जीतते हैं तो वो वापस पार्टी में इवेंचुअली चले ही जाते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र को समझेंगे, उसके बाद यहाँ की राजनीति को समझेंगे, क्योंकि राजनीति को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम क्षेत्र को थोड़ा सा जानें। तो हम लोग इस समय कहाँ पर हैं? सावंतवाड़ी। अभी ये इलाका जो है वो सावंतवाड़ी तालाब बोलते हैं, मोती तालाब। यहाँ ये मतलब प्राइम लोकेशन है। इधर गेट टुगेदर फैमिली जो भी है और खाना पीने के सब होटल सब इसी लाइन में है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शेख शरफुद्दीन है। तो यहाँ पर सब खाने पीने के लिए शाम को एंजॉय करने, आप लोग भी एंजॉय करने आ रहे थे, उसमें फिर हम मिल गए। हम लोग डेली आके बैठते हैं यहाँ पर। अच्छा, रोज़ शाम में आके बैठते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये गोवा के बॉर्डर पर पड़ता है तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते होंगे बाहर से? हाँ, बहुत टूरिस्ट रहते हैं। दिसंबर के दौरान, नवंबर दिसंबर के दौरान बहुत रहते हैं, और छुट्टी के जो रहते हैं तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जो गोवा आते हैं वो सावंतवाड़ी से जाके होके जाते हैं। वो सावंतवाड़ी होके जाते हैं। अच्छा, सावंतवाड़ी मार्केट वैसे किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? इधर लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस है। लकड़ी के खिलौने बोलते हैं। वुडन टॉयज। अच्छा, वुडन टॉयज यहाँ बहुत उसके लिए फेमस है यहाँ। और जो पर्यटक आते हैं वो वुडन टॉयज उसी के लिए ये करते हैं बस। मैं भी पीछे देख भी रहा था, पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे तो बता रहे थे कि वो यहाँ से नहीं है, कहीं कहीं से आए हैं, गोवा घूमने आए थे तो मार्केट घूमते हुए निकले तो सोचे यहाँ थोड़ी देर बैठ लें ऐसे करके। जी जी। तो यहाँ पर पर्यटन का भी सबसे ज़्यादा। जी। अच्छा, अगर पर्यटन से तर अगर हम यहाँ की सिर्फ राजनीति के बारे में अगर बात करें तो अभी कई सारे लोग कैंडिडेट हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या इसमें? कन्फ्यूज तो होते हैं, क्योंकि ये सब जो बागी थे वो पहले बीजेपी ने थे, और अपोज पार्टी के जो बागी है वो शरद पवार चंद्र पवार पक्ष के थे, और वो पहले एक साथ थे और अभी आप सामने खड़े रह गए, और वो सब स्ट्रांग दिखते हैं चारों कैंडिडेट। देखना है अभी कौन आएगा, कौन है। अच्छा, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने जाते हैं कि हाँ हमारे ये मुद्दे, इन पर हम वोट डालते हैं? बहुत मुद्दे होते हैं। जैसे आप बताइए कि आपके लिए कौन से मुद्दे हैं? हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आरोग्य की सेवा ही अच्छी तरह से, एजुकेशन फैसिलिटी मस्ट बी देयर,
क्या है, बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर वो सब बाहर के बम्बई और इधर और सिटी में जाते हैं लोगों को। छोटा छोटा बहुत मीन आर्ट्स साइंस कॉमर्स इतना ही है, वो अभी इतना पुरेसा नहीं है। एजुकेशन की भी बहुत है तकलीफ है। आप जिस प्रदेश से आए हो वी डोंट नो, परंतु हमारे यहाँ थोड़ा देर डेवलपमेंट इतने इसके बाद होना चाहिए। क्या लोगों को हॉस्पिटल के लिए पणजी और कोल्हापुर यहाँ जाना पड़ता है, क्या हार्ट के मरीज़, कैंसर के मरीज़, तो इस गांव में होना चाहिए ना। जाते जाते वो ख़त्म होते हैं ड्यू टू द मेडिसिन है। हाँ शॉर्टेज, वो सब उसने ध्यान देना चाहिए ना। जो आएगा वो जो एमएलए आएगा वो उसने ध्यान नहीं देना चाहिए, वो नहीं देते ना, इसलिए वो इधर प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग के यहाँ पर आपने बताया सबसे बड़ा मुद्दा एक तो शिक्षा का है, दूसरा यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है कि स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और ये सब चीज़ें। आपको लगता है कोई और मुद्दे हैं? नहीं, ये मुद्दे हैं, मेजर मुद्दे हैं। मेजर मुद्दे यही हैं पे, अस्पताल की ज़रूरत और शिक्षा के लिए। और शिक्षा के लिए शिक्षा तो अच्छा होना चाहिए और अस्पताल मल्टीनेशनल होना चाहिए। यहाँ लोग बाहर जाना होता है, कोल्हापुर जाते हैं, गोवा जाते हैं, पणजी। अस्पताल के लिए कोल्हापुर, और पढ़ाई के लिए तो पुणे जाते होंगे। बम्बई जाते हैं, मेरी लड़की बम्बई गई है। अच्छा, वो क्या कर रही है बॉम्बे में? अभी हो गई, अभी MSc स्टैटिस्टिक हो गई, पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट हो गई। पढ़ाई बॉम्बे की है। बम्बई तो यहाँ जितने 12वीं के बाद 12 के बाद तो जितना 12th करने के बाद यहाँ बच्चे पूरा निकल ही जाते होंगे बाहर ही फिर, है? 10वीं के बाद सब बाहर निकल जाते हैं। इधर जॉब भी नहीं मिलता और इधर एजुकेशन नहीं रहता, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं और जॉब के लिए बाहर जाते हैं। वो यहाँ रहने के लिए कोई नहीं रहता। इधर बस ग्रेजुएट BSc BCom BA यही है इधर। BSc BCom BA भी जो है वो ये यहाँ कॉलेज अच्छे हैं। कॉलेज है इधर, कॉलेज ये कॉलेज है पीछे। कौन सा कॉलेज है यहाँ? पंचम कैमराज महाराज। वो सरकारी या फिर प्राइवेट? नहीं सरकारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं था, वो प्राइवेट बॉडी चलाती है, गवर्नमेंट फंडेड अंडरटेकिंग। तो वहाँ पढ़ाई सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। पढ़ाई का स्तर कैसा है यहाँ? पढ़ाई अच्छा है, बहुत जो ना कॉलेज है। अपना संस्थान का काल से है ना, काफ़ी पुराने समय से है यहाँ पर। अच्छा, अब की बार जैसे चुनाव हो रहा है तो वोट, मतलब मैं ये देख रहा था कि लगातार जो भी लीडर, किसी भी पार्टी के लीडर बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि फ़लाने ने हमें धोखा दिया, इनने हमसे दगा कर दिया। जनता के मुद्दे, मतलब मुझे तो अभी तक बहुत कम ही दिखा कि किसी लीडर ने आके जनता के बीच इस बात पर वोट मांगा हो इस चुनाव में किसी भी पार्टी के, कि आपके मुद्दे जो हैं। आपको अभी तक ऐसा कुछ दिखाई दिया यहाँ पर? विकास के मुद्दे पे कोई विधायक या कैंडिडेट कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पे। अभी ये लोगों ने, सब लोगों ने बता दिया, जैसे इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं उनको तो बाहर तो जाना ही पड़ता है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य के आपने जैसे बोला है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, मेगा सिटी में ही जाना पड़ता है, जैसे बम्बई, पुणे, कोल्हापुर, नहीं तो यहाँ पे हमारे करीब जो गोवा है वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है। जो बेसिक जो मुद्दे जो है उस पर किसी ने आज तक, यहाँ के विधायक ने कोई या कोई नेता ने आज तक ये इतना ध्यान दिया नहीं है यहाँ पे। और यहाँ के अभी जो खड़े हैं उसमें कोई ऐसा भरोसे वाला कैसे लोगों को लगेगा ये पता नहीं चल रहा है अभी, या फिर लोग कंफ्यूज हो गए हैं इसलिए। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में वगैरह जैसे नेता है जो अपने क्षेत्र का जैसा विकास उन्होंने किया है आज तक, जहाँ हम जो जाते हैं देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कोंकण में जो एकदम पिछड़ा हुआ जो अभी जो है वो अभी तक आता नहीं। यहाँ पे सिटी में भी जो आप घूमोगे तो यहाँ के पूरी सिटी घूम के आया हूं। यहाँ के रोड देखेंगे आप, यहाँ की स्वच्छता की जो है उस पर, और नगर पालिका जो यहाँ की काम कर रही है उस पर लोग बहुत नाराज है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे हर एक के घर में जाके कोई कचरा उठाने वाला आदमी नहीं है। ऐसा लोग यहाँ रास्ते के साइड में कुछ कचरा डालेंगे, कुछ डालेंगे। यहाँ पे आप अंदर सिटी के अंदर घुसते ही आपको पूरा यहाँ का माहौल दिखाई देगा, कैसे यहाँ सिटी में क्या चल रहा है।
यानी बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे लोग अभी सोचने वाले हैं और वैसे ही उसके हिसाब से अब इस बार लोग सोच के कुछ अलग सा कुछ करने वाले हैं ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझनी है आपसे कि 4 मेजर कैंडिडेट हैं यहाँ पर और चारों में माहौल आपको किसका माहौल लग रहा है? माहौल ये टाइम पे बहुत टफ है क्योंकि चारों भी कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। अपने दीपक केसरकर साहब वो भी यानी पुराने हैं इधर के, और विशाल परब भी है, और अर्चना घारे जी है, और बस और ये राजेंद्र तेली जो है, वो चारों कैंडिडेट ये टाइम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन आएगा क्या, कुछ पता नहीं उसके बारे में। किसी का मतलब एक निश्चय बहुत टफ होगी ये टाइम पे, देखना है कौन जीत रहा है इधर से। सबकी नज़र उसी पे टिकी हुई है अभी इसके लिए। अच्छा, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि दीपक केसरकर अभी यहाँ पर सिटिंग एमएलए दीपक केसरकर ही हैं, तो वो शायद से चौथी बार चुनाव मैदान में हैं और बाकी बागियों से भी उनको टफ फाइट मिल रही है। जो वोटिंग का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वोटिंग का ज़्यादातर डिमांड, मतलब जो नेता वोट मांग रहे हैं वो इसी बात पे मांग रहे हैं कि फलाने से धोखा है, कि इन्होंने हमसे धोखा दिया। जैसे यहाँ शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, तो जनता पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है क्या सेंटीमेंट पर, कि इन्होंने उनको धोखा दे दिया या ऐसा वाला? नहीं, देखो क्या है, किसने किसको धोखा दिया और किसने किसको आगे धोखा देना है वो जाने। यहाँ जनता के प्रॉब्लम जैसे अभी इन्होंने कहा कि नहीं, एजुकेशन का, रोज़गार का, आरोग्य, हेल्थ का, अभी यहाँ के मल्टी स्पेशलिटी के नाम पर अभी ये 3rd या 4th टाइम हो गया मेरे ख्याल से। मल्टी स्पेशलिटी कभी आएगा इसका कुछ मालूम नहीं है। वहाँ से अभी आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, वो अगर बाम्बुली हॉस्पिटल यहाँ नहीं होता ना तो कितने लोग यहाँ ऐसे बिना इलाज के मर जाते। तो इन नेताओं में से कोई भी कुछ करता है हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और आने के जीतने के बाद वो करता हुआ करने का तो भूल जाओ, होने वाला नहीं है इनसे। वो फिर किस तरह से वोटिंग करेंगे आप? बस अभी देखते हैं, कुछ जो उनमें से कुछ लगता है कुछ, तो बाकी उम्मीद तो किसी से भी नहीं है। उम्मीद आप में से, आप लोगों छपरी है साले, सब छपरी हैं, कुछ काम के नहीं कुछ। कोई किसी काम करे। अच्छा, आपने जो मुद्दा बोला है, जो इसने धोखा दिया ये पार्टी से वो पार्टी पे, वो भी मुद्दा असर करने वाला है इस इलेक्शन में। अच्छा, जैसे तो पूरा महाराष्ट्र में जहाँ पे इलेक्शन अभी विधान चुनाव क्षेत्र में हो रहा है, बहुत सारा जगह पे वो असर करने वाला है। लोगों को बहुत बुरा लगा है। किसके लिए? इसके लिए कि ये जो एक पार्टी से समझे पिछले इलेक्शन में एक पार्टी में किसी ने वोट कर दिया, एक को बहुत उसको विश्वास डाल के उसको चुन के लेके आए, लेकिन फिर भी वो यहाँ से उधर जा रहे हैं। कुछ उनके ये नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं उसको, प्रिंसिपल्स कुछ रखे नहीं है उन लोगों ने, यानी ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ कौन किस पार्टी में वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस इलेक्शन में भी देखिए, आज अभी ये छोड़ के जा रहा है, उधर इंडिपेंडेंट रह रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ पड़ रहा है, और अभी चुन के आएंगे तो कौन से पार्टी में जाएंगे ये भी लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो लोगों को बहुत गुस्सा है कि ये इस बार तो कुछ तो लोग सोच के ये वो भी मुद्दा असर करने वाला है। वो थोड़ा एक चीज़ है कि पिछले 5 साल में आपने काफ़ी समय से राजनीति देखी होगी, है ना? तो पिछले 5 साल में 2 सरकारें बनी अलग अलग गठबंधनों की, लेकिन वो पहले गठबंधन में शिवसेना थी, कांग्रेस थी और शरद पवार की एनसीपी थी। दूसरा जो गठबंधन हुआ उसमें भी शिवसेना थी, एनसीपी थी, और बस एक पार्टी बदली, कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन इस बार शिवसेना जो थी, वो जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर जो शिंदे ने बगावत की, और फिर शिंदे ने बोला कि हमारी असली शिवसेना है, जिसको आखिरी में कोर्ट ने बताया कि हाँ शिवसेना इनको दी जाती है। और दूसरा अजित का केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन अभी निचले कोर्ट से उनको दे दिया गया। तो एक तरीके से शिवसेना और मतलब एक अलग अलग क्लेम है, उधर वो अलग शिवसेना चली गई, इधर अलग, तो बड़ा एकदम घालमेल हो गया है 5 साल में, है ना? आपने इस तरीके की राजनीति अपने पूरे लाइफ स्पैन में ऐसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड? नहीं ये पहली बार हो रहा है, पहली बार पहली बार ऐसा हो रहा है। ये सब मिश्रण है, मिक्सिंग है। तो किसको मत देना ये भी नहीं समझ में नहीं आता, किसको मत देना ये समझ में नहीं आता है। ये ऐसा मिक्सिंग हो गया है वो सब, क्योंकि जितना कंफ्यूजिंग ये साउंड कर रहा है, जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, उतना ही कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है आम जनता के लिए। वो आम जनता के लिए हो, बहुत जनता है ना? है। और जैसे बागी की बात की जाए तो केवल महायुति में 35 बागी हैं और लगभग 30 के करीब बागी एमवीए में भी हैं, तो मतलब 60 तो बागी ही नेता हैं, लगभग 60 से 70। वो सब चुनकर आए तो बागी का ही गवर्नमेंट फिक्स हो जाएगा। अभी देखो ना,
बागियों की सरकार बना देंगे। हाँ जरूर, अभी अपक्ष देखो वाले ना, राजेंद्र दिल्ली को टिकट नहीं मिला बीजेपी से तो वो उबाटा में गया। ऐसे जाते हैं वो, इधर नहीं मिला तो उधर जाते हैं। ऐसे होता है। अच्छा, आपके रीजन में एक और अलग चीज़ है। अगर पुराने इतिहास के समय से देखा जाए, इस बार जो धोखे हुए वो तो सब अलग की बात है। नारायण राणे का ये क्षेत्र माना जाता है, नारायण राणे मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो उनका, और उद्धव परिवार, उद्धव का जो ठाकरे परिवार है उसमें, और नारायण राणे का जो परिवार है, राणे परिवार, अब अगली पीढ़ी भी आ गई, फिर भी क्लैश है। जैसे हमने भी पिछले दिनों देखा, जो यहाँ पर किला है अपना, आपका राजकोट किला जो है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी वो गिर गई। उसके बाद वहाँ पर देखने के लिए आदित्य ठाकरे पहुँचे थे। तो ऐसा ठाकरे परिवार का इतिहास तो बहुत पुराना है, ठाकरे और राणे परिवार का, लेकिन यहाँ पर भी भिड़ गए आपस में, यहाँ पर भी। तो जनता भी क्या ये ठाकरे वर्सेस राणे इन सब चीज़ों किस तरीके से लेती है? वो हम नहीं करते। हमें ओनली जो कैंडिडेट है उसने हमारे यहाँ डेवलपमेंट किया, वो ठाकरे होगा, वो राणे होगा, वो तेली होगा, इसमें हमारा कुछ है नहीं। जो हमारा काम करेगा, वो जो हमारे सिटी का विकास करेगा, उसको तो हम चुनाव देकर ये करेंगे। और ये जो पूरी इनकी टसल है परिवार की, इससे जनता को कुछ नहीं, कुछ नहीं लेना। ठाकरे होगा या शिंदे होगा या और कुछ होगा, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप लोग बताइए, ठाकरे शिंदे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं? आप लोगों को ठाकरे हो गया या राणे परिवार हो गया, चूँकि राणे परिवार का तो ये क्षेत्र भी माना जाता है। नहीं, अभी पहले जैसा अभी जनता नहीं सोच रही है। अभी इन्होंने बोला ऐसे विकास के मुद्दे पे लोग चुनेंगे उसके, और इनको लोगों को पता चल गया है ये आपस में। अभी यहाँ पे भी पिछले साल जो यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक थे और राणे साहब थे, उसमें भी पहले मत खटाव थे, मतभेद थे, फिर भी आज वो साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अभी पता चल रहा है, क्योंकि इनके जो ये जो आपस में जो ये है वो उनकी परमानेंट नहीं रहती है, वो कभी भी एक साथ आ सकते उसे, इसलिए लोग जनता को इसके फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं अभी निकला था, मैं कुदाल में गया और कड़कवली में गया, तो दोनों जगह मुझे लोगों ने बताया कि जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी वो उनके लिए तो मुद्दा है, कि उनके सेंटिमेंट हैं, उनके हृदय से उसका जुड़ाव है। तो आप लोगों के लिए भी क्या ये मुद्दा? मैं आपके पास भी आता हूँ। उसके बारे में तो क्या बोले, वो राजनीति करने वाले करेंगे, पर हमको हमारा मेन रिक्वायरमेंट है, हमको जो चीज़ें चाहिए वो बेसिक एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें में मैं इंटरेस्ट दूंगा। मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारे इधर हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मसला है, अगर कुछ भी होता है हमको बाम्बोड़ी भागना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा यानी इधर का ड्रॉबैक्स वही है, क्या इधर हॉस्पिटल नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है। अभी मेरे बच्चे खुद पुणे में पढ़ के आए हैं, तो वो भी एक ये है। इधर अभी एक कॉलेज हुआ है, भोसले कॉलेज, जो कि अच्छा है थोड़ा बहुत, अभी डिग्री चालू हो गई। उसके पहले मेरे बच्चे कहाँ? यहीं पे सावंतवाड़ी में ही है। सावंतवाड़ी में क्या पढ़ाई हुआ है? हायर एजुकेशन डिग्री अभी ओपन हुई है, मैकेनिकल और वो सब। तो वो एक कॉलेज थोड़ा ठीक है अभी, पर जब मेरे बच्चे डिप्लोमा करके आगे पढ़ने के लिए गए तो उनको पुणे लेके जाना पड़ा मुझे। तो फिर अभी वो करके आ गए हैं, तो अभी आगे जाएंगे, फिर जॉब अभी ढूंढ रहे हो लोग अभी, तो उसके बाद निकलेंगे। तो मुझे प्रतिमा का और ये सब उसका कुछ ये नहीं। आपके लिए सर? नहीं, बेशक शिवाजी महाराज सबके लिए आदरणीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको राजनीति बनाने का और उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जो काम करेगा उसको लोगों को वैसा नेता चाहिए। इससे ये मुद्दे से उस मुद्दे से भटका कर लोगों को नहीं होगा। बेशक वो आदरणीय हैं, सबके लिए ही है। तो उसका राजनीति बनाना और ये करना उसका कुछ ये नहीं है। वो होना नहीं चाहिए था, वो घटना हुई है बस, और क्या। जो घटना हुई उस तरीके नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके अपने जी अलग मुद्दे जो हुआ है वो निंदनीय है, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन और भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर राजनीति करके नहीं होगा बस। अच्छा, आप लोग अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा देखें, क्योंकि बहुत सारे हो गए और हर किसी का अपना अपना दावा है कि हमने ज़्यादा सीट लाई, हम बन जाएंगे, तो अगर अपने क्षेत्र के विधायक का तो आपने बताया, अगर आप लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा देखें तो किसे देखते हैं इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा? अभी कहना तो बहुत मुश्किल है, कौन सी पार्टी बड़ा दल चुन के आएंगे वो तो पता नहीं चल रहा है कौन सी से, तो अभी बताना मुश्किल है। हाँ, फिर भी आपके जो भी विधायक आएगा उस पर भरोसा नहीं रह सकते। वो बाद में किधर जाएगा किसी को मालूम नहीं है। वो मतलब चुन के आएगा, लेकिन बाद में वो कौन से भी पक्ष में जाएगा और जहाँ उसको मिनिस्टर या कोई पद मिलेगा उधर ही जाएगा वो।
मतलब ये चीज़ निश्चित नहीं है कि पहले की तरह के हमने फलाने पार्टी को वोट डाला तो इनका विधायक इधर ही। किधर ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, किधर ही सब ऐसा ही करने वाले हैं। एक बार चुन के आए ना, बाद में वो किधर भी जा सकते हैं, पलटी मार सकते हैं। पलटूराम होते हैं, जैसे बिहार में करता है ना वो नीतीश कुमार, पलटूराम है वो। हाँ, वैसे ही इधर हो जाएगा। हाँ, ये सब खिचड़ी है हमारे यहाँ। कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है जिसका समर्थन है। उसमें थोरात होगा, फडणवीस उसका होगा। majority आएगा यो ना, शिंदे, आपने कभी सुना था शिंदे का नाम? अढ़ी वर्ष में वो हो गया ना, शिंदे मुख्यमंत्री हो जाएगा ऐसा कोई सोचा था क्या? नहीं। उसने 40 बागी बोला लिया और मुख्यमंत्री बन गया। व्हाट इट है, ऐसा नहीं होता। जो डेमोक्रेसी में 49 है, जो 51 है उसको चीफ मिनिस्टर करते हैं, 49 वो विरोधी पक्षी नेता होता है। यही डेमोक्रेसी का अर्थ है। यहाँ वो नहीं है। 10 अभी आज ये मैंने सुना पढ़ा, वो ओवैसी नाम का आदमी है जो, तो उसने क्या बोला कि मेरे 10 बागी आए ना मुझे पार्टी के कैंडिडेट, तो मैं हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा। बोलो, अब भी मैंने सुना है क्या, पढ़ा। तो देखो ना, अगर 10 आदमी जर हो जाएगा है तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो 49 और 51 का क्या होगा? वो हमने पुस्तक में पढ़ा पॉलिटिक्स में। दैट इज इनसफिशिएंट। ये जो पैसे का खेल चल रहा है, इट्स ट्रेजेडी टू अस। क्या माई एज इज 75, ये देखकर हम बड़े हो गए और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं, पर वी आर गोइंग टू बी क्रिटिसाइज। वो समीक्षा करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स है, कौन मुख्यमंत्री होना है, कौन पंतप्रधान होना चाहिए। वो ऐसे अभी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने 75 साल की आपकी उम्र है और आपने बचपन से, हमने भी पढ़ा है, जो हमने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा था उसमें यही था कि जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, उसकी ज़्यादा वोट से ज़्यादा अपने देश में सीटों का मामला है कि परसेंटेज से वोट, परसेंटेज से ज़्यादा सीटों का। जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें होती हैं वो पार्टी को आमतौर पर वही पार्टी सत्ता में आती है। अगर मेजॉरिटी नहीं आई है तो वो कोशिश करती है और दलों के साथ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार हो, महाराष्ट्र और भी कई राज्यों में देखने को मिला है कि ऐसा नहीं है, जोड़ तोड़ कर भी सरकार बनाई जा सकती है। सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, बाकी पार्टियां भी जोड़ तोड़ कर ही लेती हैं। आपको बोला ना कि वो ओवैसी 10 आदमी कैंडिडेट लेकर आएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ आवर पॉलिटिक्स। इट्स नॉट डिजायरेबल, आई थिंक। ऐसा कि आपने बोला कि फिर तो बागी मिलके भी सरकार बना सकते हैं। अभी पढ़ा मैंने ना, अपक्ष ही हो सकते हैं ना। जैसे नीतीश कुमार हो गए, नीतीश कुमार छोटा सा पार्टी था, वो मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे नहीं चलता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का छुछड़ा हो गया है सब हमारे यहाँ। हमने वो ओनली पॉलिटिक्स में पढ़ा, लेकिन वो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट डन। अच्छा, आप लोग जब ये वोट डालने जाएंगे 20 तारीख को, अपने क्षेत्र के तो मुद्दे होते ही होंगे, लेकिन एक दिमाग में ये भी तो रहता होगा कि भले आपके यहाँ से कोई भी जीते, पर वो फंड या फिर चीज़ें तभी आ पाती हैं जब आप जो राज्य में जो सरकार है वो आपके यहाँ के जीते हुए विधायक की होती है, तो बेहतर तरीके से फंड आ पाता है। अभी ये चीज़ें क्लियर हैं दिमाग में कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है कि कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? सेंट्रल में जिसकी सरकार और स्टेट में हो तो बेहतर विकास हो सकता है। तो लेकिन अभी कुछ पता नहीं, अब सोच ही नहीं सकते ना कि कौन सी सरकार आएगी। क्या अपोजिट सरकार आएगी तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा विकास के बारे में। लोगों का यानी उतना फंड नहीं मिलता है, उसको उतना सपोर्ट नहीं सेंटर से नहीं मिलेगा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो वो लोग अभी क्या चुन रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, मेरा पूछना था, मैं सेंटर और स्टेट की बात नहीं, मैं कर रहा था जैसे आपके यहाँ का जो विधायक है, अगर वो सत्ताधारी दल का ही होता है, जो राज्य में सरकार है जिसकी, तो उसके लिए फंड लेना एक तरीके से आसान हो जाता है। बराबर है। वो जो सरकार में रहता है वो उसका ही आएगा आदमी, वहाँ यहाँ पे विधायक बनेगा तो उसमें फंड्स आएगा, नहीं तो अपोजिट रिस्क में मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की राजनीति को अभी तक जितना समझ पाया हूँ, यहाँ हर किसी के पास एक ऑप्शन है, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आप कभी भी सत्ताधारी दल के साथ जुड़ सकते हो, है ना सर? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है और आगे भी होगा ऐसा। पिछले 5 साल में तो हमने देख लिया है कि हाँ, देखा है, आगे भी ऐसा ही होने वाला है। सबकी सत्ता है। सबकी सत्ता है। गारंटी नहीं,
कोई गारंटी कोई से गवर्नमेंट वो फॉर्म ही होने वाला नहीं है, ऐसे लगता है। कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति राजवटी आ जाएगी। आप चाह रहे राष्ट्रपति शासन? हाँ, क्योंकि 23 को रिजल्ट डिक्लेअर होने और प्रशासन म्हणजे गवर्नमेंट 26 को एनी हाउ इस्टेब्लिश करना चाहिए। वो 3 में क्या करेंगे? तो अगर वो नहीं हो गया ना तो राष्ट्रपति राजवट आएगी ना। अच्छा, अभी बोल रहे हैं 23 को रिजल्ट आएगा और 26 को सरकार बननी है, तो इन 3 दिन में काफ़ी जोड़ तोड़ हो सकता है। बहुत हो सकता है। और उसको सब ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री हो, वो बोला मेरा मुख्यमंत्री, तो क्या होगा? सरकार ने लास्ट स्टेज पर हो जाएगा नहीं, राज्यपाल के मैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रपति हो जाएगा ना। वो संजय को राउत बोलता है, हम नहीं बोलते। आप बता रहे हैं ये आपके शब्द नहीं है, संजय राउत के। डिक्लेयर करो आज तक पर। अच्छा, मुझे एक चीज़ लग रहा है कि अब आप लोगों ने राजनीति की टेंशन लेना बंद कर दी है, मजे लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट है ना। वो कहा फिनिश हो गया। टेंशन मधु दंडोते थे, वो बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या वो उसके वो सब पॉलिटिक्स गया। हम वो मधु दंडोते का भाषण सुनने के लिए मैंने 70 साल में जब मधु दंडोते इधर आए, हम उसको भाषण, अभी किसके भाषण पर हम नहीं जाते। उसका अच्छा था भाषण। मैं जब कॉलेज में था तब वो हमारे यहाँ लेक्चर लेने लगे। वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, वो हमें लेक्चर देने आया ना, ओनली फिजिक्स पर बोला, नो पॉलिटिक्स नो है। शाम को उसकी मीटिंग थी, वो कभी नहीं बोला कि वो जो उधर के मुद्दे इधर नहीं। ब्रिलियंट पर्सन हु हैज़ डन द कोंकण रेलवे फॉर अस, हो गया। पॉलिटिक्स इज गॉन। उसके बाद सब खिचड़ी हो गया। बहुत बुरा लगता है। आप बता रहे हैं बुरा लगता है। राजनीति में जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम लोग भी मीडिया में काम करते हुए देखते हैं, तो किसी भी राज्य में हो कि आप जब ये बता नहीं सकते कौन किस तरफ रहेगा, तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। खैर, मैं एक सवाल और पूछूंगा। जो ये पूरा सब अभी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों में, आप लोग अपने मुद्दों पे वोट डालते हैं, लेकिन अब जैसे सपोज़ करिए आपने अपने मुद्दे चुने, उस पर वोट डाला जिस भी इंसान को, फिर श्योरिटी भी नहीं है कौन किधर जा रहा। हम लोग इस पर बात कर ही चुके हैं कि कौन इधर जाएगा, कौन उधर जाएगा, किसकी सरकार बनी, ये भी श्योरिटी नहीं है। आप जैसे उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का एक तरीके से क्षरण ही हो रहा है दिन प्रतिदिन। आप विश्वास कर पाते हैं अपने लीडर्स पर? अब अभी कोई भी सरकार आओ, कुछ भी आओ, हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। जो भी है हमारे फैमिली चलाने के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमको कोई सरकार से कुछ बेनिफिट तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना पड़ेगी। वो तो हमको उतना उधर ध्यान दे के अभी फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। हम कैसा आगे जा सकते हैं या हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए अभी। तो पहले इतने फंड्स थे और स्कॉलरशिप थी, वो सब बंद हो गए ना अभी बच्चों के लिए। तो जो गरीब के बच्चे हैं वो तो बेचारे बहुत मार खाएंगे उसमें। जो थोड़ा बहुत चला लेते वो लोग चला लेंगे, पर बाकी और कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोग को दिखते नहीं है कि सरकार से या कुछ होएगी। अगर कोई संस्था या कुछ स्पॉन्सरशिप करेगी तो ये गरीब के बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो गरीब के बच्चों का तो बहुत मुश्किल है। इतने अच्छा टैलेंट है हमारे इधर, गरीब के बच्चे बहुत अच्छे, पर उनको फर्दर एजुकेशन के लिए कोई फाइनेंस नहीं करता है, तो बेचारे आधे में छोड़ के फिर किधर भी काम पे लग जाते हैं या कोई मोबाइल की दुकान पे या इधर उधर बैठते, पर वो रियल टैलेंट है, वो कोई निकालता नहीं इनको। तो ऐसी कोई ना गोवा पड़ता है। सुबह में अगर आप बॉर्डर पे जाकर नोट करेंगे ना, तो यहाँ से 2 व्हीलर पर अपनी जान को धोखे में डाल के यहाँ के बहुत युवा गोवा की तरफ रोजगार के लिए भाग रहे हैं। इधर जितने भी नेता इससे पहले हुए सब बस आश्वासन देते आए, अभी तक रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री लाने वाला काम इधर हुआ नहीं है। कोई MIDC में जैसा बहुत रोजगार ऐसा कुछ नहीं है इधर। सुबह में उधर देखने पर मालूम पड़ता है, बस में या किसी धक्के खाकर या बाइक से ऐसे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार के। हाँ, गोवा में इंडस्ट्रीज़ है ना, इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलपमेंट होता है। GIDC में उनके पास रोजगार है। इधर कुछ भी नहीं, इधर MIDC बस नाम की होती है, सब बंद पड़े होते हैं इसके अंदर। या तो गोवा जाते हैं, नहीं तो फिर कोल्हापुर की तरफ जाते हैं, बड़े सिटीज़ की तरफ भागना पड़ता है। अप डाउन्स करने वाले की बोल रहा हूँ मैं। सुबह में जो डेली, हाँ, तो उसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उनको अपनी जाने भी गंवाना पड़ती है, ऐसे होता है इधर।
तरह से आप लोग भी बोल रहे हैं कि राजनीति से ज़्यादा ये लड़ाई अब आपकी अपनी खुद की लड़ाई है। हाँ, नेता यहाँ बोलते हैं बोलो तुम्हारे मोहल्ले के 10 लोगों के नाम दो, उनको रोजगार देखेंगे, ऐसे 4-5 साल के बाद वही रिपीट करते हैं कहीं। कौन बोलता है जो वोट मांगने आता हाँ, मोहल्ले मोहल्ले में जब मीटिंग्स लगती हैं तो आपके मोहल्ले के 10 लड़कों के नाम दो, हम उनको के लिए कुछ जॉब देखेंगे, ऐसा हर कोई आता है बोलता है। वो 10 लड़के अभी तक मुझे मिले नहीं जो कहीं काम लगे हों, काम पे लगे हों। हाँ। उनके सीवी लेके जाते हैं, है? अच्छा, सीवी तक लेके चले जाते बोलते हैं। हैं उनके असिस्टेंट को बोलते हैं इनके सीवी जमा करो, अब इधर काम पे अच्छा, लगा। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अभी तक नाम नोट तक मैंने सुना था सीवी तक ले जाते सीवी तक ले जाते हैं। हैं। मैं प्राइवेट नौकरी नहीं, नहीं। और 10 आदमी हमें नहीं मिले जो नहीं मिले जिसको काम दे रहे थे, कुछ नहीं, बस वही बोला ना, खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना है। अभी कोई आके तुमको कुछ मदद नहीं करेगा। पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई गरीब के बच्चे को पढ़ाओ, बस मैं वही चाहता हूँ। कोई भी अगर रहेगा या अच्छा होशियार रहेगा ना, उसको तो फाइनेंस करो किसी भी हालत में, ताकि वो एक पलेगा तो 5 जन को पाल लेगा। ऐसा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके लिए तो डेली मतलब हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, रोज़ कमाए रोज़ खाए, तो उनके लिए कोई सेविंग्स नहीं है। उनके फर्दर अब समझो कुछ IAS करना है या कुछ IPS बनना है, तो वो उनमें से बच्चा नहीं निकल पाएगा। जो पैसे वाले हैं थोड़े बहुत, वही उनके ही बच्चे बन सकते हैं बस। तो मेरा यही मुद्दा है सरकार से, क्या गरीब बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो और उनको अच्छा एजुकेशन दो, ताकि वही कुछ हमारा फ्यूचर है इंडिया का। मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। मैं सभी से पूछूंगा, आपके क्षेत्र में, जैसे मैं जहां रहता हूं, मैं आता हूं ओरिजिनली इटावा से, उत्तर प्रदेश में, और अभी मैं नोएडा में रह रहा हूं नौकरी के चलते। पर मैंने जब भी जहां भी गया हूं, जहां भी रहा हूं, मैंने देखा है कि वोट मांगने आते हैं गली गली जो भी कैंडिडेट होते हैं। आपके यहाँ भी वोट मांगने आते होंगे, आप लोग से क्या बात होती है? मतलब आप उन्हें बताते हैं अपने मुद्दे और उनको कन्फ्रंट करते हैं कि यार मतलब पिछली बार तुम आए थे तो ये वाली बात थी, या ऐसा कुछ? कैसे बातचीत क्या होती है जब कैंडिडेट वोट मांगने आता है गली में? एक्चुअली जो कैंडिडेट है वो जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके पास जाती ही नहीं है। वो अच्छा। अनपढ़ लोग जो रहते हैं, जो उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनके पास ही वो जाते हैं। वो अलग अलग तरीके उनके रहते हैं और उनके पास जाते हैं। वो जो पढ़े लिखे लोगों के पास आएंगे तो आप जैसे बोल रहे हो वैसे उस क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं उनको, तो उसके जवाब उनके पास नहीं है। तो वो आने वाले नहीं हमारे पास और हमें पूछने वाले। इसलिए इन्होंने बोला जैसे लड़ाई अपने अपनों को लड़ेंगे, तो हर एक ने आज सोचना चाहिए किसको हम आगे अभी भेजो, किसको चुन के लेके आओ। ये हर एक को सोचना है अभी। ये बात आप सही कह रहे हैं यार, सोच समझ के ही वोट उसकी वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो जो अभी हम सुन रहे हैं, ये लोगों में पैसे बांट के कुछ बांट के कैसे वोटिंग लेते हैं, पता नहीं कुछ क्योंकि हमने आज तक कहीं नहीं देखा है, लेकिन लोग सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसा इतना मनी डाल दिया, उधर डाल दिया। लेकिन वो अभी लोगों को ही सोचना है अभी क्या कैसे करना है। बेहतर देश का विकास होना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र का विकास होना चाहिए, तो लोगों ने अपने सोच के अपना वोट डालना चाहिए। जी, जैसा उन्होंने बताया कि वोट मांगने के लिए चुने हुए इलाकों में ही आते हैं। आप लोग के पास कभी नहीं आए? पहले भी कभी नहीं आते थे, अब भी नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आते थे, वो अपने पैम्पलेट देते, हमें वोट कीजिए ऐसे बोलते। डेवलपमेंट के बारे में हम सबको पता है, उसने कहा ना, वो एजुकेटेड पर्सन के पास इतना ही डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वी नो ऑल दिस थिंग। हम उसमें राजनीति में नहीं होने तो भी हम समीक्षा कर सकते हैं ना, उसने किसने क्या काम किया, किसने क्या किया, वो कहाँ सा रहने वाला है, लोकल कैंडिडेट है क्या, और सब आप देखते हैं। वी नो ऑल दिस थिंग, सब वो इसमें से कुछ नहीं बोलते। जो जहाँ वो प्लेटफॉर्म पर ही क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं, नहीं होता है। क्या लगता है आपको, एक बार एक शपथ ले लेनी चाहिए अब की बार जब भी कोई कैंडिडेट आ रहा है कि जहाँ से लड़ रहे हो यहीं रहोगे, पार्टी नहीं बदलोगे, शपथ लेके जाओ तब वोट तो नहीं होता। उसको पार्टी बदलना है तो पहले उसको रिजाइन करना चाहिए और फिर से चुन के आना चाहिए, और बाद में वो जाना चाहिए किधर जाना है उधर। ये एकदम सही है कि पार्टी बदलनी है तो बदलो, कोई पहले रिजाइन करो, फिर से चुन के आओ और बाद में जाओ। तुम किधर जाना है तो उधर जाओ तुम। ऐसा रूल आना चाहिए, ये बोल रहे हैं ऐसा रूल आना चाहिए कि एक बार अगर तो उसके 5 बरस उनके पास साथ ही रहो। हालांकि हमारे यहाँ दल बदल कानून है, लेकिन वो तब अप्लाई होता है, तब नहीं अप्लाई होता जब एकजुट पूरी पार्टी चली जाती है। जब 1-2 कैंडिडेट जाते हैं तब फिर वो अप्लाई होता है। जब बड़े स्तर पर पार्टी टूटती है तो वो क्लेम ही हो जाता है ना कि ये मतलब असली पार्टी है जो टूट कर आई है, वो बचे हुए लोग असली पार्टी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दल बदल कानून के अंतर्गत। आप जो बता रहे हैं उसका कानून है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है? राजीव गांधी ने किया है वो,
पर वो सब 2/3 मेजोरिटी से आना चाहिए हाँ 2/3 में कैंडिडेट, तो उसको पार्टी चेंज कर पार्टी चेंज की जाएगी। और उसको लीगली रहेगा। एक और दो नहीं पार्टी नहीं बदल सकते। तो उसको वो सब होशियार होते हैं, वो सब वैसा करते नहीं। और विचारधाराओं की राजनीति का क्या? कुछ नहीं। ये जो विधायक रहते हैं ना, मेरा कहना ऐसा है कि ये जो विधायक है उसको एक ही बार देने का 5 साल के लिए, बाद में वो फिर जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा कानून आना मांगता है। तो दल बदलू ये बंद हो जाएगा और जो कोई आएगा वो उसके घर में जो है वो एक ही रहेगा, उसके बाद उसके घर में किसी को टिकट नहीं मिलेगा, ना विधायक नहीं बनेगा। एक ही ऐसा हाँ, एक ही टर्म और एक ही आदमी को, और एक आदमी वो गया तो बाद में उस घर में किसी को देने का नहीं विधायक का। ऐसा हो गया तो थोड़ा राजनीति सुधार सकता है। देखिए राजनीतिक सुधारने वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन इससे एक समस्या ये हो जाएगी कि अगर कोई एक ही बार विधायक बन रहा है तो अब मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है, तो फिर वो उन्हीं में से पहली बार चुने वालों में से आप कैसे तय कर पाएंगे कि कौन बेहतर तरह से मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? तो इस ये वाली सिस्टम में तो ये दिक्कत आ जाएगी ना, अब एक ही वही बार बार आते रहे तो ये सब होने वाला है। ऐसा ही मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, ये सिस्टम सुधरना चाहिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस वाला मुख्यमंत्री चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये है ना कि कोई भी मुख्यमंत्री के जॉब तक जाते जाते कई स्तर पर अभी जो सरकार आप देख रहे हो उसमें एक्सपीरियंस कहाँ थे? यहाँ का मुख्यमंत्री अभी आप देख रहे हो एक्सपीरियंस तो नहीं वाले है ना, लेकिन कई स्तर पर तो उनका भी बन के आए हैं। लेकिन वही कई हाँ, स्तर पर तो उनको लोगों की leadership समझ experience- लोगों की समस्या समझने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद जी रहा है, उसको पता चलता है कि लोगों की क्या समस्याएं है, तो उसको वो समस्याओं के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता नहीं है। 1-2 हाँ, महीने में तो वो हाँ। संभाल पाएगा खुद को और बाद में वो करेगा राजनीति वैसे करेगा। ये साहब बोल रहे वैसे लोग वो समझ रहे वो लोग समझ रहे राजनीति यानी कि उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, और ऐसे पूरे ही उनकी पीढ़ियों में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी वो आगे आगे बढ़ती जाती है। एक जो सीधा साधा आदमी है वो नहीं आ रहा है ना आगे पीछे, उनके बाल बच्चे उनके निकल जा रहे हैं, तो हर एक को लगना चाहिए कि मैं बन सकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं वैसे उनको कुछ लिमिट रहना चाहिए, ऐसा कुछ 5 साल लिमिट 10 साल वाली लिमिट बात रहता ठीक है, लिमिट हाँ, जैसे सरकारी अफसर हो कुछ हो, वो 58 साल के बाद वो रिटायर होता है, वैसे उनको भी रिटायर करना चाहिए एक 5 साल के 10 साल के और बाद। दूसरा मेरा कहना है कि जो विधायक रहने वाला है उसके घर में कोई तो वो देश की सेवा मिलिट्री में रहना मांगता है, वो 10 साल 20 साल उसके ही घर में टिकट देने का विधायक का। ऐसा हो गया तो बहुत कम हो जाएगा ये। आपको हम क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ बताइए, आप हमें क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछता हाँ बताइए प्लीज। हूँ। ये महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, वेदर इट इज इलीगल? अब लोकतंत्र के हिसाब से तो इलीगल नहीं है, हो गया ना, क्या सुप्रीम कोर्ट को अभी तक डिसीजन को वो करने पड़ा है। हाँ, केस चल रहा है, हालांकि अजित गुट का तो केस वहाँ पर चल रहा है। तो उसको ही मालूम है ना कि अभी तो 5 वर्ष ऐसे ही रहेंगे। सबको मालूम होता है, कोर्ट में गया ना वो 10 बरस निकालने लगता, वैसे होता है। इज इट नॉट? डेमोक्रेसी का यही अर्थ नहीं है, यही पॉलिटिक्स में निकाल है। वो गुवाहाटी गए, गोवा गए, सूरत गए और मुख्यमंत्री हुए, हमें कुछ इज इट नॉट लीगल? आप आज तक में बोले थे, हम ऐसे ही बोलेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझा, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छी तरह से बात करी, काफ़ी शांति से पूरी बात हुई हमारी, और हम लगातार महाराष्ट्र चुनाव को कवर कर रहे हैं। अभी हम सिंधुदुर्ग जो सीट है उसकी तीनों विधानसभाएं, सिंधुदुर्ग जिले की तीनों विधानसभाएं सीट कवर की थी आज। कल हम कोल्हापुर जाएंगे, इसके बाद और भी जगहों पर पश्चिम महाराष्ट्र में भी जाएंगे, कोंकण में ऊपर भी जाएंगे। दूसरी टीम हमारी नागपुर विदर्भ की तरफ है, वो वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, जिसमें सोनल पटेरिया, हमारे साथी अमतेश और वैष्णवी जी हैं, उनके भी वीडियो आएंगे। आप देखिए, लगातार लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।